तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 कल कराई थी पूरी, लेकिन एक क्वेश्चन हमने लास्ट वाला घर के लिए दिया था, तो जिन्होंने कर दिया उसका ठीक है, जिसने नहीं करा एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं। ठीक है, इक्वेशन मैंने कल बनवा दी थी आपके लिए। पहली इक्वेशन ये थी 2x + y = 160 और दूसरी इक्वेशन ये है 2x + y = 150। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने बनाई थी कल, समझ रहे हो। तो ये दोनों इक्वेशन अब ग्राफ बनाते हैं इन दोनों इक्वेशनों का किस तरीके से बनेगा। तो एक बार पहली वाली इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + y = 160। यहाँ पर देखो, अगर आप x की जगह पर 0 रखते हो, है ना, तो y का मान डायरेक्ट 160 आ जा रहा है ना। तो 160 थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट हो जा रहा है ना। उससे अच्छा हम x की जगह ऐसी वैल्यू रखते हैं कि उसको 2 से गुणा करने के बाद अगर हम 160 में से उसको घटाएं तो थोड़ा सा y का मान क्या आ जाए, कम आ जाए, ऐसा मान रख देते हैं। तो x की जगह से एक काम करते हैं, इफ़ x = रख देते 50 रख देते हैं x की जगह पर। उससे क्या होगा, देखो 2 गुणा x की जगह 50 रख के y का मान कितना आ जाएगा ज़रा बताओ तो। ये 100 हुआ, इधर जाके क्या आएगा माइनस, तो y का मान आ गया यहाँ से 60। पहले 160 आ रहा था, अब क्या आ गया 60 आ गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, थोड़ा सा y का मान कम आ गया, हमको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में आसानी होगी। अब थोड़ा 160 थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट हो गया ना, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में क्या बोलते थोड़ा सी दिक्कत होगी आपको। बाकी वो भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब y का मान क्या रखो बताओ ज़रा, जिससे x का मान थोड़ा सा कम आए। y का मान ऐसा रख देते हैं हम, y का मान 150 तो ज़्यादा, तभी तो करो y का मान ज़्यादा नहीं हो जाएगा 150। तो ऐसा करते हैं, y का मान हम रख देते हैं, देखिए y का मान 60 आया था ना, तो हम x का मान 70 y का मान यहाँ पर 70 रख देते हैं। कोई दिक्कत थोड़ा ना है, 60 नहीं रख सकते क्योंकि 60 रखने से फिर से x का मान 50 आ जाएगा जो पहले है ही है। तो इसलिए y का मान क्या रख देते हैं हम, इफ़ y = 70 रख दो, चलो ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x + 70 = 160। तो यहाँ से 2x = 160 - 70 कितना हो जाएगा, ये बताओ 90। और यहाँ से 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा x का मान 45। x का मान यहाँ से 45 आ गया। अब छोटे अमाउंट मिल गया ना, 50, 60 और 55 45। यहाँ पर इसके लिए एक ग्राफ ये वाला बनाओ बॉक्स। x का मान आपने 50 रखा तो y का मान आपको 60 मिला। अब y का मान आपने 70 रखा तो x का मान कितना मिला आपको, 45 मिला। बात समझ में आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो x का मान मैंने 50 रखा, आप दोबारा से x का मान कुछ और भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हम दोबारा y का मान रखें। दूसरी बार में भी आप x का मान रख सकते हो, उससे y का मान भी आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गया ना। वो तो पहले से करा रखा है कि एक बार x का मान 0 फिर एक बार y का मान 0। तो इससे ज़रूरी नहीं कि आप सबसे पहले x का मान 50 रख रहे हो, दूसरी बार में x का मान आप 55 रख दो, तब भी तो y का मान समथिंग कुछ आएगा, तो वो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो आप इस वाली इक्वेशन में चेक करो, इस वाले में भी ऐसे ही लिखो ज़रा। यहाँ पर x का मान क्या रख देते हैं, इफ़ x = यहाँ पर भी 50 ही रख दो, समझ रहे हो। तो y का मान ये देखो, 2 गुणा x का मान 50 + y = 150। तो y का मान आ जाएगा 150, ये इधर जाके 100 है ना, 50 तो नहीं 100 होगी। तो y का मान यहाँ से 50 आ गया। अब y का मान रख दो या x का मान रख दो, आपकी मर्जी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब y का मान चलो आप रख देते हो, y का मान कितना रख देते हैं ज़रा बताओ तो। 50 थोड़ा सा ज़्यादा रख दो, चलो 60 रख देते हैं y का मान, ठीक है। तो 2x + y की जगह 60 = 150। तो 2x = कितना आ जाएगा, 150 - 60 कितना आ गया, ये 90 है ना। 150 में 60 करेंगे 90 आएगा, 90 तो आएगा, 9 6 15 150 ही लिखा हो, अब लग रहा है 150। तो 45x की वैल्यू यहाँ से 45 आ गई। तो यहाँ पर भी आपका इस टाइप से ग्राफ बनेगा, x का मान 50 रखते ही y का मान आपका आ गया 50 है ना, और y का मान 60 रखते ही x का मान कितना आ गया 45।
समझ गए? अब इसको किस में रिप्रेजेंट करना आपको? अब यहाँ पर आप देख रहे होगे दोनों किस में बने हैं? प्लस में ही बने हैं सब। सबसे ज़्यादा अमाउंट क्या है आपका? 70। तो 10-10 का गैप करके लिख लो आप, ठीक है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ऐसे यहाँ पर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 हो गया। अब इसको ग्राफ में पहले वाला लाइन x में 50, y में 60। x में 50 हो गया और y में कितना है? 60। y में 60 ये, तो 50 और 60 के बीच में आएगा, यानी ये। इस लाइन को खींचने की आवश्यकता नहीं, मैं तो बताने के लिए कर रहा हूँ। 50 और 60 के बीच में आ गया, ठीक है? दूसरे में क्या है? x में 45 और y में 70। x में 45 कहाँ पर आएगा? 50 और 40 के बीच में आएगा 45। x में 45 ये हो गया, y में 70, ये 70 ये वाला लाइन। पहले वाला ये जो बिंदु था ये आपका क्या था? 50,60 था। x का पहले लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। और ये वाला क्या था? 45,70। x में 45, y में 70। अब इन दोनों को क्या कर दो आप? ऐसे मिला दो, एक लाइन ये बन गई, ठीक है? ऐसे इसके लिए भी चेक करो, x में 50, y में भी 50। x में 50, y में 50, 50 और इसके बीच y में 50 है, ठीक है? और दूसरा क्या है? x में 45 ये है, y में 60। इसी के सीट में आएगा, बट यहाँ पर आएगा 60 के बीच। समझ गए? 45 ये हो गया और 60 ये हो गया। अब इनको भी क्या कर दो आप? मिला दो ऐसे। हाँ, ये आपका 45 और 60 हुआ और ये आपका क्या हो गया? 50 और 60 हो, सॉरी 50 और 50 हो गए। तो इस प्रकार की दो लाइन आपको मिल रही। आ गया ना समझ में? ये ऐसे पॉइंट निकालने, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। ये चीज़ आपने 9th में बहुत चीज़ कर रखी है, उसमें एक ही लाइन को भी रिप्रेजेंट करा है, दो को भी कर रखा है। तो आ गया समझ में ये? ठीक है, इसको कर लो एक बार। ओके, हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 की, ठीक है? इससे पहले मैंने पहले वाले वीडियो में या पहले वाले लेक्चर में यही बता दिया है कि पूरे चैप्टर में क्या क्या, कौन कौन सी विधियाँ आनी है, किस किस प्रकार के इसके सॉल्यूशन होने हैं, कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी होगी, क्या बोलते हैं संपाती होगी, सब बता दिया मैंने। अब डायरेक्ट हम 3.2 में आते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, अभी सब सिर्फ ग्राफी विधि चल रही, ध्यान देना अभी, ठीक है? उसके बाद दूसरी विधि आएगी इसके बाद। 3.2 में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समस्याओं में जो रैखिक समीकरण युग्म बनाए हैं, बनाइए, पहले तो बनाओ कह रहा है, और उसके बाद उनको ग्राफी विधि द्वारा क्या करना है? हल करना है, ठीक है? तो पहला जिसमें स्टेटमेंट लिखा है इसने क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में क्या करा? भाग लिया। उसके बाद आगे बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है नहीं, है ना? तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका, माना लड़कियों की संख्या, लिखते रहो, माना लड़कियों की संख्या कितनी है? x है, और माना लड़कों की संख्या कितनी है? y। लड़कियों की संख्या हमने x मान ली और लड़कों की संख्या कितनी मान ली? y। अब पहली कंडीशन क्या होगी जरा बताओ तो मेरे को? फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है? हाँ, क्लास 10th के कितने विद्यार्थी हैं? 10। यानी लड़के और लड़कियां मिला के कितने हो रहे होंगे टोटल? 10। तो यानी पहली कंडीशन होगी x + y = 10। पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है वो ये जरा बताओ तो? सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है? हाँ, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। लड़कियां यानी x, लड़के यानी y। कितने ज़्यादा हैं लड़कियां? लड़कों से 4 ज़्यादा है। समझ गए?
अगर लड़के 10 हुए, मान लिया जाए, वैसे 10 तो हो नहीं सकते, बट मान लड़के 10 हुए तो लड़कियां कितनी होंगी? 14 होंगी। बात समझ में आ रही है? नहीं, लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। इसको इधर साइड लिख लो, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब एक इक्वेशन 1 होगी, ये 2 होगी, इन दोनों को क्या कर लो आप? ग्राफ से हल कर देते हैं, ठीक है। ग्राफ से हल करना, बहुत इक्वेशन कर दिए हमने, ये तो बहुत नॉर्मली की इक्वेशन है। x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये वाली इक्वेशन लेते हैं। इसमें इफ़ x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0, तो y का मान डायरेक्ट कितना आएगा? 10। x की जगह 0 रखे, y का मान 10 आ जाना है। और दूसरी कंडीशन लिख लो, इफ़ y इक्वल टू 0, देन तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। समझ गए? तो यहाँ से एक ग्राफ बन जाता है आपका, x में 0 है तो y का मान 10 आ जाता है, जब y में 0 है तो x का मान 10 आ जाता है। एक ये समीकरण हो गया। ऐसी दूसरी समीकरण कौन सी? ये वाली, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसमें भी चेक कर लो, इफ़ x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? जरा जल्दी बताओ। y की वैल्यू माइनस का 4 आएगी, नहीं आएगी? क्योंकि माइनस का n बार y यहाँ पर, उधर जाके तो माइनस ही रहेगा वो। समझ गया ना? ऐसे करके x की 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, देन माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4 ऐसा आएगा, ठीक है। अब y की जगह 0 रख दो, इफ़ y इक्वल टू 0, ये 0 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 4 आ गई। तो यहाँ पर इस प्रकार से बॉक्स बना दो, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू माइनस 4 आई, और y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू कितनी आई? प्लस का 4 आ गई। अब इसको क्या करो? ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। अब ये x है आपका और ये क्या है? y। इस बार y में आपका माइनस भी आ रहा है, तो इसका मतलब माइनस में भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको। अधिकतम कितना है? 10 है, तो 10 तक गिनती लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पर भी सेम कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 10। ये y का ले हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 तक है तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। आगे भी लिख सकते हो, अभी 4 तक है तो 4 तक ही लिख लो वैसे, बट लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली वाली इक्वेशन देखो, x में 0, y में 10, x में 0, y में 10, ये हुआ, ठीक है। और यहाँ क्या है? y में 0, x में 10, y में 0, x में 10, ये हो गया। ये आपका आया x में 0, y में 10, ये आया x में 10, y में 0। ये वाली इक्वेशन आ गई आपकी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 वाली, ठीक है। उसके बाद ये वाली इक्वेशन, x में 0, y में माइनस का 4, x में 0, y में माइनस 4, ये हो गया। और x में 4 और y में 0 है ना, y में 0 आ गया, x में कितना आ गया आपका? 4, यानी ये हो जाएगा। इसको भी आप दोनों को क्या कर दो? आपस में मिला दो। तो यानी यहाँ देख रहे हो आगे, ये वाली इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है? x में 0, y में माइनस, हमेशा ध्यान है x का पहला लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो x में 4, y में 0, ये वाली जो लाइन होगी वो आपकी इस वाली इक्वेशन के लिए हो गई, और ये वाली जो लाइन होगी किसी इक्वेशन के लिए होगी? आपकी ये वाली इक्वेशन के लिए होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो, दोनों यहाँ पर कट कर रहे हैं ना ये, तो अब ग्राफ में इसमें कंप्लीट मतलब एक्यूरेट वैल्यू तो पता नहीं लग पाएगा। वैसे x में कितना में आ रहा है? 7 8 में आ रहा है, और y में कितने में आ रहा है? 2 में आ रहा है लगभग, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है 8, और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, ठीक। एक बार ग्राफ में अगर आप इसको फिक्स डिस्टेंस पे लिखोगे तो एक्यूरेट वैल्यू देगा, बट इसके अकॉर्डिंग अभी 8 आ रही है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो इन दोनों समीकरणों को हल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी, और y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 2 आ रही है। चेक कर लेते हैं एक बार, 14 7 पे आएगा, ध्यान देना। हाँ, ये थोड़ा सा ग्राफ में उस वैसे हो जा रहा है, इसीलिए। आ गया ना समझ में? 7 आ गया, और यहाँ पर 3 पे आएगा ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंप्लीट डिस्टेंस है नहीं ना पूरी तरीके से, जो फिक्स डिस्टेंस पे रहता है। तो जब आप ग्राफ में करोगे तो फिक्स डिस्टेंस पे आएगा, तो जब इस पॉइंट को आप सीधे नीचे को लेके आओगे तो 7 में मिलेगा,
और इसको इधर लेके आएगा तो 3 पे मिलेगा, तो y का मान 3 और x का मान कितना आ गया, समझ गए ना। तो ये आपका इक्वेशन ग्राफ से हमने इस समीकरण को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। y का मान x का मान 7 आ गया और y का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। बात समझ में आ रही है ना। तो पहली विधि पता लग गया, वो ग्राफ से ऐसे सॉल्व होते हैं इक्वेशन। ग्राफ बनाना है, जहाँ कट करेगा वहाँ पर से x और y की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे। एक्यूरेट मान यहाँ पर हम देखो फिक्स डिस्टेंस पे नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन ग्राफ में आपका फिक्स डिस्टेंस पर बने रहते हैं वो लाइन, तो 1 2 3 फिक्स डिस्टेंस पे लिखोगे तो आपका एक्यूरेट वैल्यू दे देगा वो। आ गया ना समझ में, इसको लिख लो एक बार। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है उसने, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल रेट है आपका 50 रुपये। 3.1 में भी इस प्रकार का क्वेश्चन था एक, जो अब शुरुआत में कराया था मैंने अभी। और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का रेट कितना है, 46 रुपये है। तो हमको पेंसिल और कलम का मूल्य बताना, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लेते हैं, और माना एक कलम का मूल्य y रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला कि 5 पेंसिल और 7 कलम कितने रुपए की खरीदे उसने, 50। जब एक पेंसिल x रुपए की आ रही तो 5 पेंसिल कितने की आएंगी, 5x की, और एक कलम y की आ रही है तो 7 कलम कितने की आएंगी, 7y की आएंगी। तो टोटल मिला के कितना रुपये दे रहा है वो, 50 रुपये दे रहा है। ऐसी आपकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है, 7 पेंसिल, यानी एक पेंसिल अगर आप x में मिली तो 7 पेंसिल 7x की मिलेंगी, और अगर एक पेंसिल आपकी एक कलम आपको 5 रुपये की y रुपये की मिल रही है तो 5 कलम 5y रुपये की मिलेंगी। टोटल कितने रुपए दे रहा है वो, 46 रुपये दे रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, 5x + 7y = 50 पहली इक्वेशन, और ये दूसरी आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, पहली वाली को भी ग्राफ से करना है, दूसरे वाली को भी एक एक करके सॉल्व करना है। तो आपकी मर्जी, यहाँ पर पॉइंट रखना, 5x + 7y = 50। अगर आप देखो x की वैल्यू 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 50 को 7 से डिवाइड करोगे पॉइंट में आएगी समथिंग वैल्यू, ठीक है। 7 पॉइंट समथिंग आएगी, 749 हो रहा है, 7.1 तक आएगा लगभग, ठीक है। और अगर y की वैल्यू 0 रखते हो तो x की वैल्यू 10 आएगी, मतलब ठीक हो रहा है, पॉइंट में कम ही आ जा रहा है वैल्यू, तो इसका मतलब हम 0 रख के कम कर सकते हैं। इफ़ x = 0, x की जैसी वैल्यू 0 रखते हो तो पहला वाला 0 हो गया आपका, 7y = 50 हुआ, ये 0, तो 7y = 50, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/7, तो ये 7 7 49, 1 बचा, पॉइंट लग गया, 0 बचेगा 10, और 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, मतलब 7.1 लिख दो, बट बहुत हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू 7.1 आई। ऐसी अब आप y की जगह पर 0 रखते हो तो क्या आंसर आएगा, 5x + y की जगह पूरा 0 हो गया बराबर 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 बट्टे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, x = 50 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 5, तो कितना आ जाएगा ये 10, x का मान 10 आ गया। तो यहाँ से इस प्रकार का एक बॉक्स बनाएंगे, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 7 पॉइंट समथिंग आई, 1 लिख देते हैं, और जब y की वैल्यू 0 रखे x का मान 10 आया, ठीक है। ऐसी दूसरी इक्वेशन के लिए चेक करो, 7x + 5y = 46। यहाँ पर भी सेम करो, x का मान 0 रखो, ये 0 हो गया, x का मान 0 रखते ही, + 5y = 46, तो y = 46 अपॉन 5, अपॉन में चला जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा ये, 5 निम 45, 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 9.2 आया,
ठीक है। अब y का मान 0 रखो, y का मान 0 रखते ही ये 7x आया प्लस का 0 बराबर 46 और 7x इक्वल्स टू 46 आया तो x इक्वल्स टू 46 अपॉन 7 कितना आ जाएगा ये 7 42 कितना बचा 4 बचा और 7 7 49 7 42 7 पंजे 35 लिख देते हैं 6.5 आ गया ना समझ में। 7 से डिवाइड कर दिया 6.5 आएगा, आगे भी आता रहेगा बट मैंने एक नॉर्मल वैल्यू इतना ही लिख दी, इसकी ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं। x का मान कितना आया आपका 0 रखा तो y का मान आया 9.2 और अगर x का मान आपने x का मान y का मान 0 रखा तो x का मान आया 6.5 तो ये आपका आ गया। इसको आपको क्या करना है अब ग्राफ में दिखाओ। अब इसके लिए ग्राफ आप खुद से बनाओ ज़रा। सबसे ज़्यादा वैल्यू मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा वैल्यू 10 तो 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखो, सब प्लस में ही तो प्लस वाले ही बनाओ आप। 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें आप वैल्यू दिखाओ ज़रा एक बार खुद से ट्राई करो, जिसको नहीं आ रहा वो इधर देख लो। चलो पहला वाला x में 0 y में 7.1, x में 0 ये है y में 7.1 7 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर, ठीक है 7.1। ग्राफ में एक्यूरेट आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा बट अभी समझने के लिए देख लो आप, ठीक है। ऐसी y में आपका 0 है तो x में 10 है, ये आपका 10 आ गया। ये 7.1 और 10 को आपस में ये कुछ ज़्यादा उधर चला गया, 10 और 7.1 इनको मिला दिया आप, ठीक है। ये आपका क्या था x में 0 y में 7.1, यहाँ x में 10 y में 0। अब उसके बाद दूसरी वाली इक्वेशन में चेक करो, x में आपका 0 है y में 9.2 है तो 9.2 थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, 9 से थोड़ा सा 2 कदम आगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले में y में आपका 0 है और x में 6.5 6 और 7 के बीच में आएगा तो 9 और 6.5 को आपस में मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो कट कर रहा है इधर से देखो ये और एक इधर साइड पॉइंट आ रहा था ये, तो देखो ये वाला पॉइंट आपके 4 में लगभग मिल रहा है और ये आपके 4.5 में लगभग मिल रहा है। यहाँ पर तो इतने में मिल रहा है, एक बार आप ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ में एक्यूरेट वैल्यू देगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना ग्राफ में x का मान और y का मान कितना मिल रहा है, तो यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा आपका मान, ठीक है ना। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इस तरीके से ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक। एक बार इसको नोट डाउन कर लो ज़रा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा, पहले बहुत कर रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, चेक ही तो करना है इसमें भी हमको। क्या करना है देखो, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या फिर समपाती हैं, यह आपको चेक करना है, ठीक है। तो कंडीशन हमने क्या करी थी बताओ, कंडीशन हमने 3 बताई थी आपको। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल c1/c2 होता है, इसको छोड़ो तुम्हें भी, केवल इतना लिखो, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो इसका मतलब होता है कि रेखाएं क्या हैं, प्रतिच्छेदी हैं और या फिर संगत, समझ गए। अब एक ये बताया था a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 होता है, तो इसका मतलब क्या होती है, इस कंडीशन में रेखाएं समपाती होती हैं, यानी ये भी संगत। इस कंडीशन में एक हल निकलता है केवल, या अद्वितीय एक हल कह सकते हो इसको, और इसमें बहुत सारे अनेक हल निकलते हैं इसमें, ठीक है। ये पहले बता चुके हैं। उसके बाद लास्ट वाला एक कंडीशन है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है, तो उस कंडीशन में रेखाएं क्या होती हैं,
समांतर होती हैं, रेखाएं क्या होती हैं, और उस कंडीशन को बोलते हैं असंगत। ठीक है, और उस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होता। ये तो आपने पढ़ चुके हो पहले ही, है ना, ये बता चुके हैं। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को करके हमको अब ये समीकरण जो दे रखी है वो चेक करना कि कौन सी रेखाएं हैं इसमें से। जैसे पहली इक्वेशन दे दी, ये आपने लिख चुके हो पहले ही। ठीक है, अब इसी चीज़ को चेक करते हुए हमको बताना है। जैसे पहला इक्वेशन है आपका, सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, और दूसरी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसमें ये चेक करना है कि ये किस प्रकार की रेखाएं होंगी। तो सबसे पहले आप a1/a2 निकालो। a1/a2 x का जो गुणांक है, यानी x ऊपर 5 है, नीचे कितना है 7। a1/a2 कितना आ गया 5/7। फिर निकाल दो b1/b2। b1 कितना है माइनस का 4, साइन से तो लिखेंगे, ठीक है, जो साइन होगा। और b2 कितना है 6, तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, माइनस 2/3। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? आ रहे हैं बराबर? नहीं आ रहे तो इसका मतलब हम लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन, कौन सी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये। आ गया समझ में? ऐसी दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी चेक करो, दूसरी वाली के लिए भी चेक करो आप, इसमें कौन सी रेखाएं बन रही है। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा कितना है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी चेक करो, a1/a2 कितना है 9/18 1/2, और b1/b2 चेक करो 3/6 यानी 1/2, ये भी यही आ गया। और c1/c2 चेक करो 12/24 यानी 1/2। एक चीज़ ध्यान देना, जो c है लास्ट वाला या तो उधर ही होना चाहिए या इधर ही होना चाहिए, समझ गए? या तो इक्वल टू से उधर हो c दोनों का, या इक्वल टू से दोनों c इधर। ऐसे नहीं कि एक इक्वल टू से c उधर है एक इधर है, तो ऐसा नहीं, दोनों एक ही साइड होने चाहिए, या तो इक्वल टू से उधर होने चाहिए या इक्वल टू से इधर होने चाहिए आपके पास। ठीक है, तभी कंपेयर करोगे आप। तो यहाँ से आप देखो तीनों बराबर आ गए, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन किसके लिए थी? जब रेखाएं क्या होती थी? समपाती। तो यानी ये रेखाएं क्या है आपकी? समपाती। आ गया ना समझ में? तो ऐसे आप तीसरी इक्वेशन खुद से ट्राई करो जरा, इसको किस प्रकार की है जरा बताओ। थर्ड इक्वेशन क्या लिखी है? 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। अगला है आपका 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये वाला चेक करो जरा, ये किस प्रकार की रेखाएं आ रही हैं बताओ। ठीक है, ट्राई कर लिया है, जिसने नहीं करा वो यहाँ देख लो। a1/a2 6/2 यानी 3 आ गया यहाँ पर, 3/1 करो या 3 करो, एक ही बात है। ऐसे b1/b2, b1 कितना है माइनस का 3, b2 कितना है माइनस का 1, माइनस से माइनस गया, यहाँ पर भी 3/1 आ रहा है। ऐसे c1/c2 चेक करो, c1 कितना है 10, c2 आपका 9। तो यहाँ से एक चीज़ देख रहे हो आप, क्या दिख रहा है आपको? a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2। तो ये कंडीशन किसके लिए थी? जब रेखाएं क्या होती थी? समांतर होती थी। ये चीज़ समझ में आ गई आपको? तो प्रतिच्छेदी जो रेखाएं और समपाती रेखाएं हैं, उन रेखाओं को हम कौन सी रेखा कहते हैं? संगत। और जो समांतर होती है उसको हम बोलते हैं असंगत। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि कौन से संगत हैं, कौन से असंगत हैं। तो यहाँ पर अगर कोई रेखा प्रतिच्छेदी या समपाती निकल रही हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे। और अगर कोई रेखा समांतर निकल रही तो उसको क्या बोलेंगे हम? असंगत। करना सेम इसी तरीके से, समझ गए ना? तो ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद से कर लेना एक बार ट्राई, और फोर्थ वाला भी सेम यही क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना। थर्ड वाला क्वेश्चन भी सेम यही है, आपको संगत और असंगत बताने हैं। पहले आप ऐसे ही करोगे, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं आ रही हैं तो उसको संगत लिखोगे, अगर आपके पास समपाती आ रहे तब भी उसको क्या लिखोगे? संगत लिखोगे। लेकिन अगर आपकी समांतर रेखाएं तो उसको क्या लिखोगे आप?
असंगत लिखोगे। एक क्वेश्चन इसमें से ये अपॉन वाला करवा देता हूँ मैं, बाकी आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट है, ये 3रा पार्ट। बाकी 2 आप खुद से कर लेना ट्राई, क्योंकि एक जैसे ही क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। इसका 3rd का 3rd पार्ट देखो, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल 7, और दूसरा है 9x माइनस 10y इक्वल 14। अब ये चेक करना आपको ये किस प्रकार का संगत है या असंगत है। सेम वही करना आपको। देखो C जो लास्ट वाला है उधर होना चाहिए इक्वल टू के उधर, या इधर होना चाहिए, समझ गए ना। दोनों इक्वेशनों में एक जैसा होना चाहिए वो, या तो उधर या तो इधर। तो a1/a2 कितना आया, देखो a1 कितना है इस बार 3/2, और a2 कितना है 9 है, तो 9 इसके अपॉन में आ जाएगा इधर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ऐसे इधर देखो b1/b2, b1 कितना है आपके पास 5/3, और 5/3 तो है, लेकिन अपॉन में क्या आएगा आपके b2 के, b1 आपका 5/3 हो गया, b1 5/3 हो गया ना, अब b2 कितना हो गया माइनस का 10, तो -10 इसी के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान देना। और C1/C2, C1 तो 7 है, ये आपका 14 हो गया। तो इसको चेक कर लो ज़रा, 3 3 9, यानी ये 1/, कितना आ गया 6, 5 दूनी 10, ये माइनस का 1/6 आ गया, ठीक है। और ये 7 मतलब 7 में 7, तो यहाँ देखो कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है ये, तो यहीं से आप देख रहे होगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, पहले ही इक्वल नहीं आ गया, इसका मतलब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं आई। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं आपकी, संगत होती है। बात समझ में आ रही नहीं बात, यानी प्रतिच्छेदी आ गई तो संगत, और संपाती आ गई तब भी संगत, लेकिन अगर समांतर आ गई तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। समझ गए ना। 3rd क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। ऐसे ही देखो 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4th में भी सेम यही चेक करना है आपको, कौन संगत है कौन असंगत है। जो संगत आएगा, समझ गए, जो आपका संगत आएगा उनको ग्राफ के द्वारा हल करना है। कर दोगे ना, ग्राफ बना देना उसका, एक बार ट्राई कर लेना इसको। ग्राफ हमने बहुत बना चुके हैं, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में संगत आ रहा है, यानी या तो प्रतिच्छेदी या संपाती निकलनी है, उनके लिए आप क्या बना देना है, ग्राफ बना देना है। ठीक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क हो गया, कर लेना है इसको खुद ही, सेम ही करना है, बस जो संगत होगा उसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, यानी प्रतिच्छेदी या संपाती में से जो। अब उसके बाद 5th वाला क्वेश्चन, एक 5th वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 5th वाला क्वेश्चन देख लो फिर। हो गया था ये, हो गया ना। एक बार लिख लो भी, चलो हटाओ, फटाफट लिखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कल करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है ये, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएँ ज्ञात करनी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, द्विभाजक कह रहा हूँ, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के अलावा दूसरे मेथड से करवा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 चर वाले से इसको कल करा देंगे, ठीक, डायरेक्ट जिससे आंसर निकलता है, क्योंकि पेपर में ये नहीं कहेगा आपको कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के द्वारा हल करो इसको या उस रूप में बनाओ। उसमें बीमाएँ पूछा तो बीमाएँ आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक यहाँ पर रिलेशन क्या दे रखा है, देखो आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जो लंबाई दे रखी है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक दे रखी। इसका मतलब अगर आपके पास चौड़ाई पता होगी तो लंबाई अपने आप पता लग जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इस कंडीशन में हमको माननी पड़ेगी चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई पता होने पर आपको लंबाई पहले से ही मिल जाएगी। हाँ, मान लीजिए 5वां माना बाग है ना ये आयताकार, ठीक है, आयताकार बाग की चौड़ाई मान लेते हैं x मीटर, और तो अतः या अतः लिख देते हैं, या तब
आयताकार बाग की लंबाई कितनी हो जाएगी जरा बताओ तो? चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा, x + 4। ठीक है, समझ गए ना? अब दिया क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दिया है आयताकार बाग का क्या दे रखा है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दे रखा है? 36 मीटर दे रखा है। अब बताओ जरा आयत का परिमाप कितना होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लेकिन ये तो पूरा परिमाप हुआ हमारा, लेकिन हमको क्या दे रखा है? अर्ध परिमाप दे रखा है। इसका मतलब इसका क्या कर देंगे हम? आधा कर देंगे। आधा का मतलब 2 से भागा दे देंगे, तो 2 से 2 चला जाएगा, तो इसका अर्ध परिमाप आ गया लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कितना दे रखा है आपको? 36 दे रखा है। लंबाई कितनी है आपकी? x + 4 और चौड़ाई कितनी है? x = 36। x और x कितने हो गए? 2x + 4 = 36। 2x = 36, ये प्लस का यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 32। तो 2 से कट जाएगा 32, से 16 आ गया। x की वैल्यू आ गई 16, यानी जो चौड़ाई आई आपकी, अतः चौड़ाई आपकी आ गई 16 मीटर। तो लंबाई कितनी आएगी जरा बताओ तो? लंबाई कितनी? चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो 16 + 4 यानी 20 मीटर। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण के द्वारा ही हल करते हैं। हमने एक ही चर मान लिया x, 2 चर मान के भी इसको कर सकते थे, उसके लिए ग्राफ द्वारा करना पड़ता। ठीक है, बट मैंने एक ही चर से करा दिया। 2 चर वाले से हम जब प्रतिस्थापन विलोपन विधि करेंगे ना, उससे कर देंगे। ग्राफ से थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। लंबा क्या मतलब? एक्यूरेट वैल्यू थोड़ा सा निकालने में दिक्कत आती है, बट ग्राफ द्वारा भी करा देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। बट एक बार इसको भी समझ लो, ठीक है? आगे ना समझ में पूरी तरीके से, ठीक? पेपर में क्योंकि एक ही क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। अब आपके पास तमाम मेथड है, किसी से भी कर सकते हो। आपको तो लंबाई चौड़ाई से मतलब है ना, कैसे निकलेगा, बस आपके पास तरीका होना चाहिए पता। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल। ठीक।